स्वागत है भाई आप सभी का प्यारे प्यारे साथियों शिक्षा का उजारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिन बाद हमारी क्लास हो रही है। चलिए कोई नहीं, मैं बिजी हो गया था थोड़ा काम को लेकर के था भाई। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 के लिए हम यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं वो एसएसटी सब्जेक्ट के ले रहे हैं। हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी का है और कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो आज हमारी क्लास रहेगी, मैंने जैसे पहले भी आपको डिस्कस किया था पहली क्लास में, थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसी चीज़ को और रिपीट करने के बाद हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जस्ट एक मिनट ज़रा नेट कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट प्यारे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम कि नई नई खोजें हुई थी और कैसे टर्किश एम्पायर का जो उदय हुआ था वो किस तरह से हुआ था। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बीपीएससी सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारी क्लास रहेगी आज की दूसरी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे प्यारे साथियों लीजिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आइए देर ना लगा करके हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम, आप सभी का फिर से एक बार करता हूं स्वागत शिक्षा का उजारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास रहेगी वो एसएसटी की रहेगी। एसएसटी में आज हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास कर रहे हैं। पहले भी मैं आपको एक क्लास करा चुका हूँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम रिपीट करेंगे क्या हमने पढ़ा था। तो हम पढ़ चुके थे कि टर्किश एम्पायर 1453 ईस्वी में उदय हुआ था उसका, और जो पश्चिमी देश थे यूरोप, उससे जो रास्ता आता था लैंड रूट भारत आने का, एशिया में आने का, उसको टर्किश एम्पायर ने बंद कर दिया था, जिस वजह से यूरोप वालों को भारत आने में बहुत दिक्कत हुई, यानी एशिया आने में दिक्कत होती थी और वो अपना व्यापार नहीं कर पाते थे। तो फिर से भारत कैसे आया जाए, इस चीज को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के नई नई खोज हुई, नए रास्ते की खोज हुई और उन रास्तों की खोज के साथ साथ एक नई दुनिया की खोज हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज कर ली थी। मतलब भारत की खोज तो हो चुकी थी लेकिन रास्ता, समुद्री रास्ता खोज लिया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इस क्लास को। हमारा मार्कर ठीक है, देखिए इंग्लैंड वाले समुद्र के रास्ते से भारत में व्यापार करने के लिए आए या आते थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो समुद्र के रास्ते से भारत व्यापार करने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आबादी भी जो होगी वो समुद्र के ही किनारे होगी। जैसे ये है, ये समुद्री रास्ता यहाँ पर यूरोप रहा, ठीक है दोस्तों, और ये बीच में तुर्की वगैरह पड़ता था। तो जैसे ही इधर से अफ्रीका के रास्ते होते हुए आए थे, ये समुद्री रास्ता यहाँ पर खत्म होता है, भारत की सीमा शुरू हो गई यहाँ पर। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं अपना जो फैक्ट्री लगाएंगे और अपने भारत में व्यापार करेंगे। तो हम जानेंगे आज थोड़ा सा इसी के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों का जो मोटिव था वो क्या था, आइए थोड़ा सा एक बार फिर से बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है, अखंड भारत, जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ये उस समय का जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर होता था तो अफगानिस्तान ये रह गया, पाकिस्तान छू करके इधर ये म्यांमार वगैरह यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो क्या था, केवल और केवल प्रॉफिट कमाना, केवल लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने हमारे देश को कैप्चर कर लिया। बात वही फिर से आती है घूम करके। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में,
नवाब सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इस युद्ध के होने के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोप में से जो आए थे ये अंग्रेज, उनकी सोच में बदली थी। तो दोस्तों यहां तक केवल इस जगह तक उद्देश्य था लाभ कमाना, लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, यहां तक अभी तक जो भी था अंग्रेज चाहते थे कि हम जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भारत से ट्रेड करें, यहां से सूती वस्त्र खरीदें, कच्चा माल खरीदें और रेशम ये सब खरीद करके अपने देश ले जाएं और वहां पर ऊंचे दामों में बेचें। यहाँ से मिर्च मसाले लेकर के जाते थे। उद्देश्य केवल एक था, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में मिलेगा जरूर आपको पढ़ने के लिए। तो 1757 में यहाँ पर युद्ध हो जाता है, किसके बीच, नवाब सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों के बीच। तो इस जगह से ही अंग्रेजों की विचारधारा में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। प्रेसिडेंसी जो होती है उनका हेडक्वार्टर होता था एक तरह से। तो 3 प्रेसिडेंसी जो बनाई थी वो ये बनाई थी, देखिए दोस्तों, मुंबई बनाई थी। ठीक है, मुंबई के बाद एक हेडक्वार्टर उनका ये बना था मद्रास में, और एक हेडक्वार्टर उनका इसी रास्ते से होता हुआ ये बना था पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रेसिडेंसी थी उनकी, और 3 ओर से हमारे प्रायद्वीपीय भारत को, इधर दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम और ये पूर्व, 3 ओर से हमारे प्रायद्वीपीय भारत को अंग्रेजों ने घेर लिया था। घेरने का मतलब अभी केवल उद्देश्य लाभ कमाना, तीनों तरफ से ही भारत में व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए, सबसे पहली जो प्रेसिडेंसी हुई थी वो मद्रास में हुई थी 1640 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, मसूलीपट्टनम के आसपास यहाँ पर मद्रास में हुई थी 1640 ईस्वी में। दूसरी जो प्रेसिडेंसी हुई थी वो हुई थी मुंबई में 1687 ईस्वी में। पहली क्लास में आपको मैंने बताया था कि एक अस्थायी फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने सूरत में, इस जगह पर, सूरत में यहाँ पर खोली थी। तो पुर्तगालियों ने और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हुआ था, जो उस समय मुगल एम्परर था उसने मना कर दिया था जहांगीर ने कि अभी आप रुकिए। तो पहली फैक्ट्री ओपन तो हो गई थी यहाँ पर 1608 ईस्वी में, लेकिन जब यहाँ पर पुर्तगालियों से युद्ध होता है तो अंग्रेज उधर ना जाकर के यहाँ आ गए थे, इस जगह पर मद्रास में आए। यहाँ पर 1640 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री खोल ली, यानी अपनी प्रेसिडेंसी बना ली। तो जिसको कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से वो प्रेसिडेंसी जानी जाती थी। सबसे पहला प्रेसिडेंसी इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। प्रेसिडेंसी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक तरह से उनका ऑफिस हो गया था। एक कार्य क्षेत्र का जो ऑफिस होता है वो मद्रास में बनाया था। दूसरा जो बनाया था 1687 ईस्वी में, वो आया था इनका फिर से सूरत, और फिर उसके बाद लगभग 1690 या शायद 95 के आसपास यहाँ बिहार यानी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर इन्होंने कोलकाता में एक प्रेसिडेंसी खोली थी। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरी जो प्रेसिडेंसी थी वो फोर्ट सेंट विलियम के नाम से थी। फोर्ट सेंट विलियम, याद रखिए, फोर्ट सेंट विलियम जो थी वो कोलकाता वाली थी, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो थी वो कौन सी थी, मद्रास वाली थी। इस तरह से उनके 3 प्रेसिडेंसी थी जो तीनों तरफ से प्रायद्वीपीय भारत से व्यापार करते थे। उनके जो जहाज थे वो यहाँ पर आकर के रुकते थे, यहाँ से ही माल लोड किया, अपलोड मतलब अब जो माल उतारना था उतार दिया, जो अपलोड करना था अपने देश ले जाने के लिए वो अपलोड कर लिया, और इस तरह से वो समुद्र के रास्ते से वापस आते थे अपने देश के लिए, और अपने देश से हमारे देश आते जाते थे। इस तरह से अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंसी होता क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंसी जो होता है आप थोड़ा सा समझिए कि भारत में प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के कार्य क्षेत्र को यूं कहा जाता है क्योंकि ये जब भारत आए तो हमारे भारतीय राजाओं ने अनुमति दी इनको व्यापार करने के लिए, और जमीन भी दी। जब जमीन दी तो इन्होंने उस जमीन को, चाहे वो 6 एकड़ हो या 2 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, चाहे वो जितनी भी जमीन हुआ करती थी, उस जमीन को चारों तरफ से बाउंड्री किया करते थे ये, और बाउंड्री करने के बाद वहां पर एक फैक्ट्री नुमा गांव बसा लिया करते थे या क्वार्टर बना लिया करते थे, जिसमें
बाहर के ही लोग रहते थे। बाहर से मतलब मेरा कहने का ये है कि यूरोप वाले ही अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे और किसी भारतीय का यहाँ पर रहना नहीं होता था। केवल उनसे काम कराया जाता था और काम करने के बाद वो अपने घर चले जाया करते थे। कौन लोग चले जाते थे? भारतीय। और प्रेसिडेंसी में अंग्रेज अधिकारी रहते थे। इनके जो खुद के वहां से आने वाले वर्कर हुआ करते थे, इनका गोडाउन होता था, इनका सामान वगैरह होता था, वो टोटल प्रेसिडेंसी के अंदर होता था। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजा जमीन देते थे और ये उस जमीन पर अपनी प्रेसिडेंसी बना लिया करते थे। ठीक है, जो किताब में आपको मिलेगा उसको मैं लफ्ज व लफ्ज, शब्द टू शब्द में आपको सरल भाषा में बता रहा हूं पहले, फिर आपको वही चीज किताब की जबान में, किताबी लैंग्वेज में मिलती है, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं होता क्या है। कितना बड़ा हमारा भारत हुआ करता था। अभी तो ये पाकिस्तान से छू रहा है, लेकिन मुगल एम्परर में अफगानिस्तान तक जाता था, इस जगह तक। ठीक है, तो काफी बड़ा हमारा भारत देश हुआ है और इस पर राज किया है अंग्रेजों ने भी, अन्य शासकों ने भी यहाँ पर राज किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, आगे की स्लाइड क्या कहती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, वो हमने पढ़ा है, देखिए स्लाइड में कह रहे हैं, हमने पढ़ लिया है टर्किश एम्पायर का उदय। कब हुआ था टर्किश एम्पायर? सल्तनत उस्मानिया की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1453 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1453 ईस्वी में। और इसके उदय होने के बाद हुआ क्या था, यूरोप से जो रास्ता आता था भारत को, यूरोप से ये रास्ता आया भारत के लिए दोस्तों। देखिए, तो इसने, इस टर्किश अंपायर ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। ठीक, पहला टॉपिक हमने पहली क्लास में ये किया था। दूसरा देखते हैं क्या होता है इसके बाद। एक दूसरा टॉपिक आता है, जब ये रास्ता बंद हो गया तो हुआ क्या, यूरोप भारत नहीं आ पाता था। उसके बाद नए रास्ते की खोज हुई। नए रास्ते की खोज के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था, जो वेस्ट इंडीज पहुंचा और इंडिया के बजाय अमेरिका की खोज कर ली 1492 ईस्वी में। और पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था, जिसने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया है, डिस्कस के साथ पढ़ा है दोस्तों, विस्तृत रूप से हमने पढ़ा है, बाकायदे मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ है देखते हैं। जब पुर्तगाल से आ गए थे वास्को डी गामा, नए रास्ते की खोज मिल गई, तो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए यानी अंग्रेज आए, फिर फ्रेंचेस आए। तो इस तरह से विदेशी भी हमारे देश में आए और उन्होंने अपना यहाँ पर कारखाने लगाए, यहाँ पर व्यापार किया। तो ये टॉपिक भी हमने लगभग लगभग पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है PDEF, P से पुर्तगाल, D से डचेज, E से इंग्लिश और F से फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, ये आप इतना समझ गए हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है देखते हैं। अब ये विदेशी जो आए थे, इनमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिक्र होता है वो इंग्लिश वालों का होता है, यानी इंग्लैंड वालों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर आकर इतिहास रचा था, अपनी सोच से, अपने कारनामों से, अपनी चालाकियों से, मक्कारियों से, धोखेबाजियों से, और अपने जो भी इनके मामलात रहे हैं उससे इन लोगों ने यहाँ पर इतिहास रचा। और इतिहास हमेशा याद रखता है उसको जो इसको लिखता है, चाहे अच्छा लिखे या बुरा लिखे, अच्छाई हो या बुराई हो, ये हमेशा याद रहती है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इतना भी पढ़ लिया था। देखिए, इनमें भी ब्रिटिश यानी इंग्लिश वालों का यहाँ पर ट्रेडिंग की मोनोपोलिसी बनाना, अपने साम्राज्य को धीरे धीरे विस्तृत करना, फैक्ट्री लगाना, ये सब हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम। इंग्लिश वाले यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, व्यापार करेंगे। तो जब व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है एक जगह पर तो रहेंगे नहीं, है इंडिया में एक जगह पर तो रहेंगे नहीं कि आप एक शहर में बैठ गए, वहां से ही पूरे इंडिया में व्यापार होगा। कोई भी व्यापारी ये चाहेगा कि उसका जो व्यापार है वो आज एक है तो कल को 2 हो, परसों को 4 हो, इस तरह से धीरे धीरे बढ़े। यदि अंग्रेजों ने यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई है तो ये चाहेंगे कि हमारी फैक्ट्री और भी लगे, कल 2 हो, आने वाले साल में 4 हो, इस तरह से ये चाहते थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कंपनी का
कंपनी साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे। देखिए, भारत में कंपनी साम्राज्य की स्थापना एवं इसका विस्तार, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, स्थापना से संबंध मेरा कहने का ये है कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो क्यों आई थी और कैसे कैसे ये आकर के इतनी ज्यादा मजबूत हुई कि इसने हम सबको गुलाम बना लिया था। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, अंग्रेजों का केवल एक मोटिव था, क्या था? प्रॉफिट कमाना। बात बिगड़ती है प्लासी के युद्ध से, 1757 से, यहां से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी जो चाहेगा ना व्यापार करना, तो उसका मोटिव होता है लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के जो अंग्रेज जानते थे वो दो तरीके थे। क्या तरीके थे दोस्तों? एक तरीका तो ये था, या ऐसा मान लें कि मैं खुद हूं, अगर मैं व्यापार करूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे सामने ना रहे, ठीक। दूसरा जो है कि अगर मैं कहीं से कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं तो जितना हो सकता है मुझे सस्ता पड़े और मैं उसको ज्यादा कॉस्टली बेचूं। यही यही व्यापारी का व्यापारी की चाहत होती है, यही व्यापार का प्रॉफिट कमाने का उस समय अंग्रेजों के जहन में एक लॉजिक था। तो इन्होंने जो पहला तरीका देखा वो ये देखा कि जो हमारे कंपटीटर हैं मार्केट में या भारत में, वो एक तो पुर्तगाली थे, एक डचेस थे और एक फ्रेंचेस थे। इन तीनों को ये अलग, अपने से बिल्कुल अलग करना चाहते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, जब इन तीनों ने, देखिए किताबी लैंग्वेज भी यही कहती है, अन्य कंपनियों को रास्ते से हटाया जाए, ठीक है। अन्य कंपनी जो थी यानी पुर्तगाली, डचेस और फ्रेंचेस, तो जब ये हटाएंगे तो इनमें युद्ध होगा। किनमें युद्ध होगा? युद्ध का मतलब ये है कि भाई कंपटीशन बढ़ेगा, जब एक दूसरे को हटाएंगे, टारगेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पुर्तगालियों से होगा, डचेस से होगा और फ्रेंचेस से होगा। पुर्तगालियों से जो युद्ध होगा वो 1611 ईस्वी में हुआ, स्वाली का युद्ध, जिसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। डचेस से होगा और फ्रेंचेस से होगा। डच वालों से जो होगा वो वेदारा का युद्ध होगा और फ्रेंचेस से जो होगा वो वांडीवास का युद्ध होगा। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या होगा, जो दूसरा पहलू होगा, दूसरा तरीका व्यापार में लाभ कमाने का, वो ये होगा कि जो भारतीय राजाओं से हमको, अगर यानी अंग्रेजों को जो टैक्स पड़ता है, यदि उसमें छूट हो जाए, अंग्रेज चाहते हैं कि जो भारतीय राजा हमसे टैक्स लेते हैं यदि उनमें छूट हो जाए तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, इसलिए हमें व्यापार में लाभ होगा। तो दूसरा टॉपिक था, पहला कारण या पहला टॉपिक यह है कि अन्य कंपनियों को रास्ते से हटा दिया जाए, ठीक है। दो तरीके बताए ना व्यापार के। दो तरीकों में पहला तरीका यह है कि कंपनी को जो अन्य कंपटीटर रास्ते से हटा दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि भारतीय राजाओं से मिलने लगने वाला जो कर है उसमें छूट हो जाए। तो ये होगा भारतीय राजाओं द्वारा लगने वाले कर यानी टैक्स, कर का मतलब है टैक्स, टैक्स कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो इस तरह से यहां पर लाभ बढ़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा। तो दोस्तों यहां पर युद्ध होता है, ठीक है, पहले वाले रास्ते से युद्ध होता है, दूसरे वाले रास्ता भी इनके लिए, अंग्रेजों के लिए आसान हो जाता है, उसके हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है दोस्तों, भारतीय साम्राज्य में जो मुगल साम्राज्य हुआ है उसमें एक बादशाह हुए हैं, एक सम्राट हुए जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने लगभग भारतवर्ष में 50 वर्षों तक शासन किया था। 49 वर्ष कहीं पर आता है, कहीं पर 50 वर्ष आता है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा, मुगलों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने भारत में शासन किया तो वो केवल औरंगजेब है दोस्तों। हुआ क्या, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1701 ईस्वी में और उससे पहले पहले, अपनी मृत्यु से पहले पहले, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आदमियों को सूबेदार बना दिया था, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मुगलों का संपूर्ण भारत में शासन हुआ करता था और ये मुगल अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदार नियुक्त करते थे। ये सूबेदार मुगल सम्राटों के नियम कानून को लागू करके मुगल साम्राज्य को चलाने में सम्राटों की सहायता क्या करते थे। मगर हुआ क्या कि 1707 ईस्वी में
1707 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों, इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके जो वंश में थे, इसके बेटे, वो आपस में लड़ने लगे राजगद्दी को हथियाने के लिए या शासन करने के लिए। जब ये आपस में लड़ने लगे तो जितना भी अंडर में था मुगलों के साम्राज्य भारत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है। जो मेन सम्राट था वो तो डेथ हो गई उसकी। अब जो इसके बेटे थे वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, जब घर का कोई मुखिया अगर गायब हो जाए या ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे, वो डेथ हो जाए उसकी, तो जाहिर सी बात है भैया, जो घर के लड़के होते हैं ना, उनमें बंटवारा शुरू हो जाता है कि नहीं मैं मुखिया बनूंगा, या ये बात है वो बात है। जो भी बहरहाल चलिए, घर घर की कहानी होती है। तो यही होता है 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बेटे आपस में लड़ते हैं। तो कहीं पर विद्रोह दूसरी जगह, जैसे अवध में विद्रोह हो गया, बंगाल में विद्रोह हो गया, और भी जगहों पर साथ ही साथ इसके बावजूद एक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है जो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अब हम मुगल एम्परर को नहीं फॉलो करेंगे, हम खुद से अपना शासन चलाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, ये है औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ये शासक है, मुगल शासक। भारत में लगभग 49 से 50 वर्षों तक शासन किया है इन्होंने। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मुगल उत्तराधिकारियों के आपस में लड़ने से, आपस के झगड़े से भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर होता है और छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं छोटे छोटे राज्यों के उदय के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आता है बंगाल का उदय। हुआ क्या था दोस्तों, 1701 ईस्वी में औरंगजेब जब जिंदा था, मरने से 6 साल पहले, 7 में मृत्यु हुई है उसकी, 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई है। लेकिन 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था, मुर्शिद कुली खान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को वहां का सूबेदार ना कह करके वहां का नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि बंगाल में नवाब हुआ करते थे जो शासन चलाते थे। जब वहां पर अपने आप को नवाब घोषित कर दिया और कह दिया कि अब हमारे ऊपर मुगल साम्राज्य की जो कानून थे वो नहीं लगेंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे, तो उस समय हुआ क्या, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट उस समय जो गद्दी पर बैठा था, फर्रुखशियर था, फर्रुखशियर ने इस बात से नाराज होकर के, कौन सी बात से, कि बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान थे उन्होंने खुद को नवाब कह दिया। अब ये बात जब मुगल एम्परर को पता चलती है, मुगल सम्राट को पता चलती है, तो उन्होंने नाराज होकर के, उस सम्राट ने नाराज हुआ और नाराज होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि अब आप जाइए और बंगाल में अपना कर मुक्त व्यापार कीजिए। कहने का मतलब ये था, जो अंग्रेज चाहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी कि हमें यदि भारतीय राजाओं से व्यापार में छूट मिल जाए तो हमें लाभ ज्यादा होगा, वो खुद ब खुद बात हो गई। और दूसरी बात उन्होंने कर ही ली थी कि जो मार्केट में कंपटीटर थे उनके, भारत में जो कंपटीशन में थे उनसे अन्य देश वाले, उनको धीरे धीरे वो अलग कर दिए। दूसरी बात यहां पर होती है कि बंगाल में कर मुक्त व्यापार, कहा ये फर्रुखशियर ने, फर्रुखशियर ही है, मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में शुल्क मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया और कंपनी से कहा कि आप प्रत्येक वर्ष 3000 रुपए देंगे हमें, यानी मुगल साम्राज्य को या मुगल शासन को आप 3000 रुपए देंगे एक साल में, हर एक साल 3000 रुपए देंगे और जितना हो सकता है आप उतना व्यापार कीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, ठीक है, कंपनी खुश हो गई, जो चाहती थी वो बात हो गई, अंग्रेजों ने जो चाहा वो हो गया। अब होगा क्या, इन 3000 रुपए तो वो पे करेंगे मुगल सम्राट को, लेकिन होगा क्या यहाँ पर दोस्तों कि वो इस अधिकार का, शाही दस्तक का, शाही फरमान का गलत यूज करेंगे। सभी जगह पर सभी समान लोग नहीं होते हैं।
वहां पर भ्रष्टाचार भी होता है। देखिए दोस्तों, इनकी सोच बदली। जो कंपनी के अधिकारी थे वो शाही दस्तक के पीछे, यानी इस टैक्स फ्री ट्रेड के पीछे जो शासन का, मुगल सम्राट का जो आदेश आया था उसको लेकर के गलत यूज किया, और यहाँ पर भारत से अपना निजी माल भी ले जाना शुरू किया, और इंग्लैंड से अपना जो सामान लाते थे उसको निजी तौर पर बेचना शुरू किया। तो होता क्या है, यही देखिए, फर्रुख शेर ने अधिकार दे दिया और कंपनी से कहा कि आप प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपए देंगे और बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस शाही दस्तक यानी शाही फरमान का गलत तरीके से फायदा उठाया। कंपनी के नाम पर अपना खुद का प्रोडक्ट या खुद का सामान लाना और ले जाना शुरू कर दिया। वही बात आ गई दोस्तों। तो होता क्या है, इंग्लैंड की संसद में इस बात को लेकर के वहां पर मुद्दा उठता है भ्रष्टाचार के प्रति, कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और शाही दस्तक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग पर, इन पर दोनों पर, रॉबर्ट क्लाइव पर तो भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता है इंग्लैंड की संसद में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव पर होता क्या है कि वहां पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया, और जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये वॉरेन हेस्टिंग था, उस पर महाअभियोग का मुकदमा लगा। बाद में इसने अपनी सफाई वगैरह पेश की, तो जो भी हुआ हो बहरहाल। तो दोस्तों होता क्या है, अब जैसे मैंने आपको कहा था मुर्शिद कुली खान, अब ये बंगाल का नवाब है इस समय, ठीक है। जाहिर सी बात है इसके बाद कोई और बनेगा, उसके बाद कोई और बनेगा, कहीं पर भी कोई भी अगर परिवर्तन आता है तो एकदम से नहीं आता। जैसे इसका उदय हुआ तो बहुत पहले से फूट पड़ रही थी भारतीय राजाओं में, भारतीय मुगल सम्राटों में लड़ रहे थे, तो इसका फायदा उठाया इन्होंने, ये अपना आपको नवाब घोषित कर दी। अब इनके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो होता क्या है, इनके बाद एक आएंगे नवाब, दूसरे कौन आएंगे, मुर्शिद कुली खान के बाद आते हैं वर्दी अली खान, ठीक है। दूसरे नवाब होते हैं वर्दी अली खान, जो बंगाल के इस सूबे पर, इस हिस्से पर वो भी नवाब घोषित हुए, नवाब बनकर के उन्होंने भी शासन किया। और उसके बाद कौन आता है, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है दोस्तों। देखिए मुर्शिद कुली खान के बाद आता है अली वर्दी खान, ठीक है दोस्तों। अली वर्दी खान, इसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा था। कभी कभी आता है कि मधुमक्खियों का छत्ता अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता किसने कहा था, तो इसका जो आंसर है वो अली वर्दी खान है, ठीक है। और इसने कहा था कि अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कौन, अंग्रेज कुछ नहीं कहेंगे, और यदि आपने इनको छेड़ा तो ये मधुमक्खियों की तरह से आपको लिपट जाएंगे और काट काट के खा जाएंगे। इसके बाद होता क्या है, वर्दी अली खान के बाद आता है नवाब सिराजुद्दौला। तो यहां से नवाब सिराजुद्दौला के आने के बाद से चेंजिंग आ जाता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए मेरे ही क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में कहीं पर अधिकार दे दिया है कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए, तो आपकी कंपनी के अंतर्गत जो भी वहां पर कर्मचारी हैं, जब उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपको नुकसान होगा। जब आपको नुकसान होगा तो आप पूछेंगे बड़े अधिकारियों से। तो वही बात हुई, सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, बंगाल के नवाब को जब प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो इसने, नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात करना चाहा। तो बात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं, तो इनमें आपस में तू मैं हो जाती। तू मैं का मतलब ये है कि आपस में बहुत तनाव आ जाता है, किसके बीच, नवाब सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और यहां पर प्लासी का युद्ध 1757 में हो जाता है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो नवाब सिराजुद्दौला को उसके ही जो सेनापति थे उन्होंने गद्दारी से हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो भाई मीर जाफर था, उसने हत्या कर दी उसकी। तो अंग्रेज समझ जाते हैं कि यहां पर तो कोई किसी का नहीं है, जिसे चाहो अपनी मुट्ठी में करो और अपना शासन करो। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की सोच बदल गई। यही से शुरुआत होती है, अंग्रेज बिल्कुल समझ जाते हैं कि अब हम अपना यहाँ पर शासन कर सकते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस भ्रष्टाचार, कौन से वाले भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर टैक्स फ्री ट्रेड, शुल्क मुक्त व्यापार के बारे में भ्रष्टाचार हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस भ्रष्टाचार को कम होते हुए रेवेन्यू पर कंपनी से बात की और इस बात को लेकर के
या इसके समाधान को लेकर के कंपनी ने कोई पहल नहीं की है, जिसकी वजह से आपस में तनाव हो जाता है और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे मेरे साथियों, क्या कहती है स्लाइड आपसे स्लाइड कह रही है कि यदि आपने अब तक यहाँ तक देख ली है, आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट होता क्या है। हमसे कांटेक्ट करने का जो सीधा संपर्क कर सकते हैं आप, ये शिक्षा का उजियारा @gmail.com हमारी जीमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर ये है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ होता क्या है दोस्तों, जैसे बंगाल का उदय हुआ था, अवध का भी उदय होता है। ठीक है, तो अवध का जो उदय होता है, अवध का उदय सादत अली खान थे। एक कौन थे? सादत अली खान। मोहम्मद शाह आलम एक सम्राट था मुगल साम्राज्य का ही, उसने अवध में किसको? सादत अली खान को सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, फर्रुख शेर ने क्या किया था, 1717 ईस्वी में कंपनी से कह दिया कि आप बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए, शुल्क मुक्त व्यापार कीजिए। उसने क्यों कहा था? क्योंकि बंगाल में जो था मुर्शिद कुली खान, उसने खुद को नवाब घोषित कर दिया था। तो इस बात से नाराज होकर के फर्रुख शेर ने कह दिया कि आप जाइए बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए। लेकिन इस आदेश से नाराज होकर के सादत अली खान ने अवध में खुद को नवाब घोषित कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, अंग्रेजों को इजाजत क्यों दी, अधिकार क्यों दिया कि वहां पर व्यापार करें शुल्क मुक्त होकर के, कल को आप हमारे भी यहाँ भी दे सकते हो। इसका मतलब अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम मुगल सम्राट की नहीं सुनेंगे, हम खुद का शासन चलाएंगे। तो इस तरह से अवध का भी उदय होता है और इसको जो उदय करने वाला था वो था सादत अली खान। ठीक है दोस्तों, देखिए सादत अली खान, मोहम्मद शाह आलम ने इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, मगर सादत अली खान ने फर्रुख शेर के फैसले से नाराज होकर खुद को अवध का नवाब घोषित कर लिया और बरहानुल मुल्क के नाम से खुद की उपाधि दे दी। खुद को क्या कहलवाया उसने? बरहानुल मुल्क। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है स्लाइड। अब होता क्या है, हैदराबाद का भी उदय होता है दोस्तों। अवध के बाद हैदराबाद का उदय होता है। ठीक है, इसका जो था सूबेदार वो था चिनकिलिच खान, जिसको निजामुल मुल्क की उपाधि से जाना जाता था। अब ये भी अपने आप को भैया वहां पर नवाब कहलवा बैठे। हैदराबाद के लिए चिनकिलिच खान को सूबेदार नियुक्त किया था किसने? शाह मोहम्मद शाह ने, जो दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन इस फैसले के बाद उसने खुद को भी हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया, या सूबेदार न करके आप यहाँ पर नवाब घोषित कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया, जो भी बहरहाल यहाँ पर भी अब मुगल सम्राट की नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। साथ ही साथ दोस्तों अन्य राज्य भी उदय होते हैं, जैसे मराठे हो गए, सिख हो गए और इनके अलावा और भी छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। बहरहाल अब सम्राटों की यानी मुगलों की जो सत्ता थी वो कमजोर तो हो ही गई थी, लेकिन अब उनकी कोई सुनने वाला भी ना था। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इस तरह से हमारा जो अखंड भारत था वो टूट जाता है। ऐसा कह लीजिए कि जब तक औरंगजेब जिंदा था 1707 ईस्वी तक, तब तक हमारे भारत का जो था वो एक रूप था। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कैसा था, आइए दिखा देता हूं, एक मिनट। देख सकते हैं आप हमारा औरंगजेब के समय का जो भारत था वो कैसा था, यानी मुगल एम्परर का जो भारत था वो देख लीजिए, वो ये था दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कहता है ये, दिख रहा है ना आपको, ये लाल लाल जितना भी है। अब तो हमारा एक जो देश का नक्शा है वो कुछ कुछ ऐसा है, इस तरह से दोस्तों, ये होकर के ये पार्ट ये है इस समय मौजूदा। लेकिन हालत क्या थी उस समय दोस्तों कि ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, और ये इधर अफगानिस्तान तक हमारा भारत था, और ये बांग्लादेश लगभग म्यांमार से टच होकर के ये बांग्लादेश था। इतना मतलब ऐसा मान लीजिए कि मुगलों का जो शासन था वो यहां तक था। कितना एरिया बच रहा था? ये श्रीलंका वाला बच रहा था, बस जरा सा एरिया, और ये नीचे का बच रहा था। तो संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन हुआ करता था। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ये भारत जो अखंड था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आगे चल करके इनको अपने हिस्से में लेती है,
अपने कब्जे में करती है, आइए उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही होगी और मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं होता क्या है। देखिए, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है। अवध का उदय होता, सादत अली खान, मोहम्मद शाह आलम ने इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, मगर फर्रुखशहर के फैसले से नाराज होकर के इसने खुद को बुरहानुल मुल्की की उपाधि देकर के अवध का नवाब घोषित कर लिया। हैदराबाद चिरकिलिश खान के द्वारा होता है। ठीक है, अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, मराठों का, सिखों का। अब समझते हैं होता क्या है आगे। अब देखिए बेदारा का युद्ध, अभी तक तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, अब आता है बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध कब होता है और क्यों होता है, किस किस के मध्य होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बेदारा या बिदर्रा ये एक जगह का नाम है जिसको बेदारा कहते हैं या बिदर्रा कहते हैं। 25 नवंबर 1759 ईस्वी को अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य, किस किस के मध्य, अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच, ये इन दो के मध्य होता है बेदारा का युद्ध 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। क्यों होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। इस लड़ाई में जो अंग्रेज होते हैं ना, वो जो डच होते हैं वो अंग्रेजों से वहां का, कहां का, कोलकाता में प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, तो डच चाहते थे कि कोलकाता से अंग्रेजों को भगाया जाए। जब भगाया जाए तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, थोड़ा सा जानिए बैकग्राउंड में चलते हैं। प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय प्लासी के युद्ध से पहले नवाब सिराजुद्दौला वहां का नवाब था, तो डच जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला से थोड़ी थोड़ी सहायता लेते थे, सैनिक सहायता, कुछ कामकाज अपने जरूरतों के सामान लेते थे। कोलकाता में जो प्रेसिडेंसी थी वो अंग्रेजों की थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला एक तरह से डचों से मिला हुआ था और डच मिले हुए थे नवाब सिराजुद्दौला से। तो अंग्रेज इस बात को भांप गए। जब भांप गए तो पहले तो उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला का सफाया किया, कब, प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने क्या किया भैया, बेदारा के युद्ध में डचों का भी सफाया कर दिया। तो होता क्या है 25 नवंबर 1759 यानी 2 साल बाद 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, प्लस 2 साल और लगा लीजिए तो ये हो जाए 1759। 1759 में दोस्तों बेदारा का युद्ध होता है जिसमें डच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, और लड़ाई ऐसी भयंकर होती है कि डचों का बिल्कुल सफाया हो जाता है। जो बचे खुचे डच होते हैं वो भाग करके इंडोनेशिया चले गए, और इस तरह से वहां पर पूर्वी क्षेत्रों में अंग्रेजों के जो खिलाफ था कोई नहीं था, इसलिए ये वहां पर एक नया नवाब नियुक्त करेंगे जिसका होता है नाम मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, इस लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में, बेदारा की लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय होती है। डच जो है अंग्रेजों से पूर्ण रूप से हार जाते हैं, और कलकत्ता में, यानी इस समय ये वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, कलकत्ता यानी वर्तमान में कोलकाता से कुछ मील दूरी पर चिनसुरा नाम की एक जगह थी। कौन सी जगह थी, चिनसुरा, इसमें डच रहते थे और ये अंग्रेजों को वहां से निकालना चाहते थे। इसी बात से खफा होकर के रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, याद रखें गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, ये डचों से युद्ध करता है, और रॉबर्ट क्लाइव ने डचों के इरादे को भांप लिया पूर्व अनुमान लगाकर ही, और चिनसुरा की जगह पर बेदारा की लड़ाई में पराजित कर दिया। इस तरह से डचों की हार होती है और अंग्रेजों के निर्णायक रूप से पराजित किया, और उसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी शॉर्ट में बता देते हैं तो लॉन्ग में पढ़ने की भी एकदम से जरूरत नहीं रहती है। मैंने कहा था कि बेदारा के युद्ध में डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है 25 नवंबर 1759 को, जिसमें डचों की हार हो जाती है और वो अंग्रेजों से हार कर सीधा इंडोनेशिया चले जाते हैं। सिर्फ इतना सा बात समझने की, बाकी तो आप चाहे कुछ भी, कितना भी लिखा हुआ हो, पढ़ने को चाहे सब पढ़ने बहुत अच्छा, और शॉर्ट में जो मैंने समझाया, जो बताया, अगर उसको भी जहन में रख लिया तो वो और भी अच्छा। ठीक है, मैंने कहा था कि मीर कासिम को अंत में जाकर के बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज मीर कासिम को
वहां का नवाब घोषित कर देते हैं और फिर मीर कासिम से भी युद्ध होगा। अभी बताएंगे क्यों होगा। मीर कासिम से ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमने इसको नियुक्त किया है तो ये हमारी बात सुनेगा, हमारी बात मानेगा, तो हम इसका यूज करते रहेंगे। लेकिन वो इसके खिलाफ हो जाता है और एक आगे चल के भी युद्ध होगा जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये बेदारा का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देख सकते हैं आप पहला युद्ध कैसे होते थे, घोड़ों पर। ये घोड़े हैं, तलवारें हैं, पैदल हाथियों से, घोड़ों से। उस समय बहुत कम तोप वगैरह, तोपें थी लेकिन इतनी नहीं थी, तो ज्यादातर इसी तरह से युद्ध होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या कहती है हमारी स्लाइड। अब युद्ध होता है किसका, वांडीवाश का युद्ध। अभी तक तो देखिए कंपनी कितनी चालाकी से काम कर रही है। एक तरफ तो वो भारतीय सम्राटों से, भारतीय नवाबों से, भारतीय राजाओं से लड़ रही है, दूसरी तरफ वो अपने जो उनके मतलब वो थे कंपटीटर, उनसे भी लड़ रही है। तो इसका मतलब ये था कि यूरोप में अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, वो शक्तिशाली थे यूरोप में। एक तरफ भारतीयों से लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ अपने कंपटीटर से लड़ाई हो रही है। अभी अभी क्या हुआ कि बेदारा का युद्ध हुआ है डचों से, अब वांडीवाश का युद्ध आ गया किससे, फ्रेंच से। ये होता है 1760 ईस्वी में। कब होता है, 1760 ईस्वी में फ्रांस द्वारा तमिलनाडु में एक बांदावसी का किला था। कहां पर, तमिलनाडु में एक बांदावसी का किला था, जिसको हथियाने के लिए ये आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से। तो होता क्या दोस्तों, यहां पर भी अंग्रेजों की जीत होती है। और जब अंग्रेजों की जीत होती है, वांदीवसी जो था वो अंग्रेज चाहते थे कि हम इसको भी अपने कब्जे में ले लें। क्यों ले लें, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में तीन ओर से भारत पर अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। इधर यहां पर मुंबई प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। तमिलनाडु लगभग यहां बांदीवसी का एक किला था जिस पर फ्रेंच का कब्जा था। तो हुआ क्या, अंग्रेज चाहते थे कि भाई हमें ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और किसी वजह से अगर नहीं भी मिलता है मान लीजिए, तो हमारी कोई एक प्रेसिडेंसी हमसे कम हो जाएगी, दो तो हम पर हैं, ये दो तो हम पर हैं, हम दो जगह से अपना व्यापार करते रहेंगे। ये थी अंग्रेजों की सोच। और फ्रेंचेस की सोच क्या थी, वो ये चाहते थे कि हमारा यहाँ पर कब्जा तो है ही है, पड़ोस में ये जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी, हम इस पर कब्जा कर लें तो हमारे पास भी दो जगह ऐसी हो जाएंगी जहां से हम व्यापार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंचेस की जो सोच थी उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है, उसके अनुसार वांडीवास के युद्ध का रिजल्ट नहीं आया। और हुआ क्या कि वांडीवास में अंग्रेजों की जीत होती है 1760 ईस्वी में। और इस तरह से भारत में जो विदेशी थे अंग्रेजों के अलावा, उनका पतन हो जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको खत्म कर देती है और अब केवल और केवल संपूर्ण भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी रह जाती है, उसका नाम था इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ क्या, वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों द्वारा तमिलनाडु में मौजूद बांदावसी के किले को हासिल करने का एक प्रयास था जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया। इस प्रयास को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट, जो कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट थे, वो कौन थे, जनरल सर आयर कूटे की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने विफल कर दिया, जिसके कारण वांडीवास की लड़ाई यह तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। ठीक है, देखिए किस तरह से ये बंदूक फ्रेंच पे चल रही है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सर आयर, और दूसरी तरफ ये फ्रेंच है। चलिए जो भी है भारत। आइए नेक्स्ट समझते हैं होता क्या है दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों। अभी तक तो हमने कुछ युद्ध पढ़े, अब आते हैं देखो बक्सर का युद्ध। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था अभी मीर कासिम का एक युद्ध होगा फिर से अंग्रेजों के साथ, तो वही ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। हुआ क्या दोस्तों, इस युद्ध में प्लासी के युद्ध के बाद जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल पर, पूर्वी क्षेत्र पर शासन हो जाता है,
ये कैप्चर कर लेती है उसको। तो ये चाहते हैं कि यहाँ से हमें जो नवाब हमने बनाया है मीर कासिम, उसका उसका हम दुरुपयोग करेंगे, उसका यूज करते रहेंगे तो हमें फायदा होता रहेगा। लेकिन एक हद होती है किसी भी चीज की एक हद होती है। जब मीर कासिम को पता चलता है कि यहाँ पर अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे हैं शाही फरमान का, जो उसके अधिकार हैं सम्राट की तरफ से, क्योंकि देखो अभी तक भी भारत में जो मामला था वो सम्राट मुगलों का ही मामला था। तो वो समझ गए मीर कासिम कि यहाँ पर मुगलों के द्वारा जो दिया गया अधिकार है उसको, टैक्स फ्री ट्रेड वाला, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो अधिकार मुझे दिया गया है उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से चारों तरफ से लूट पटाई हो रही है, जिससे अंग्रेज यहाँ से ज्यादा अपने अपने देश को सामान भेज रहे हैं और एक तरह से राजकोष खाली होता जा रहा है। तो मीर कासिम जो था वो अब अंग्रेजों से खिलाफ हो जाता है और वो वहां से, कहां से, बंगाल से अपनी राजधानी मुंगेर भी ले जाता है इस बात के खिलाफ जाकर के, अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के, और अंग्रेज इस बात से नाराज हो जाते हैं। तो वही बात जो होने की होती है, होता क्या है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल और अन्य हिस्सों में निरंतर विस्तार पर उस समय के बंगाल के नवाब मीर कासिम जिसे अंग्रेजों ने खुद बनाया था, मीर कासिम नाराज हो जाता है इसके बाद। तो साथ ही साथ कानूनी उपकरणों का गलत प्रयोग, सम्राट शाह आलम द्वितीय के फरमान और दस्तखतों के दुरुपयोग और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच तनाव के कारण बक्सर की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या हुआ प्यारे प्यारे साथियों, समझिए, किताब कुछ और लैंग्वेज में है, थोड़ा सा मतलब टफ है। मैं कहना क्या चाहूंगा कि बक्सर का युद्ध 4 टुकड़ियों में होता है। किस किस में? मीर कासिम, जिसको अंग्रेजों ने ही नियुक्त किया था, मीर कासिम। इसका साथ कौन देते हैं? ये तो है बंगाल से मीर कासिम, ठीक है। और अवध से कौन आते हैं? अवध से कौन आते हैं भैया? शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला का जिक्र है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये भी समझिए, अवध से शुजाउद्दौला, ठीक, ये 2 हो गए। और तीसरे कौन थे भैया इसमें? सम्राट शाह आलम, यानी मुगल सम्राट खुद भी शाह आलम, ये लिखा हुआ है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये 3 एक तरफ थे और इनका तीनों का मुकाबला जो हो रहा था वर्सेस हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 एक तरफ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो या मेजर मुनरो हेक्टर। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली और ये 3 अकेले एक तरफ, और इस युद्ध में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है इन चारों के बीच में, जिसमें 3 एक तरफ थे और अकेली कंपनी एक तरफ थी। और हुआ क्या दोस्तों, मेजर हेक्टर मुनरो ने इतनी कुशलता से युद्ध लड़ा अपनी सोच समझ से कि इन तीनों को हरा दिया। बहुत बेइज्जती हुई, घनी भारी बेइज्जती होगी। सम्राट शाह आलम जो भारत के मुगलों के मुगल सम्राट थे, जिनका शासन भारत में चलता था, जब वो खुद भी हार गए, अब अंग्रेजों ने बिल्कुल पूरी तरह से समझ लिया कि अब तो हर हाल में यहाँ पर कैप्चर करना ही करना है इंडिया को। तो वो इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो होता है, सीधा शाह आलम को पकड़ेंगे, शुजाउद्दौला को पकड़ेंगे, ठीक है। और एक तरह से इनमें संधि होगी। वो संधि क्या होगी, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि भैया जब मान लीजिए इसने हराया है, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को हराया। मारे यार, एक आदमी 3 आदमियों को अगर मार भगाए तो जाहिर सी बात है वो अकेला ताकतवर होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो तीनों ये सोचेंगे कि यार हम तीनों को इसने मार लिया, हम तीनों को इसने हरा दिया, तो बहुत ताकतवर है। अब वो अपनी जान बचाएंगे। जब अपनी जान बचाएंगे तो जहां कहीं भी वो अकेला जिसने मारा है इन तीनों को, वो अकेला नजर आएगा, वो भागेंगे।
मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे मिलती है तो ये भागेंगे, इनसे मिलती है कहीं पर तो ये भी भागेंगे डर की वजह से, और ये भी भागेंगे। तो अब होगा क्या कि ये कहेंगे कि अब तुम भागो मत, अब आ जाओ बैठ के बातचीत कर लो, बैठ के बातचीत कर लो, हमारी बात मानो और हमें भी अपनी सुनाओ। अब होगा क्या भैया, संधि होगी। संधि कहते हैं मेलजोल को, आपस में जो झगड़ा था उसका समझौता होगा, ठीक है, फैसलानामा होगा। आज के जमाने में ये होता है भैया, अगर रिपोर्ट हो गई तो होता क्या, फैसला होता है, उसको संधि कह लीजिए आम भाषा में, ठीक है। तो वही बात होती है। देखिए इंपोर्टेंट क्या बात है यहां से, इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो युद्ध होता है, तो विशेष तौर से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से ना बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शासन करने की जो सोच थी, अब तक तो वो सोच ही थी, वो सोच रही थी केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज केवल सोच रहे थे कि चलो एक बार को हो सकता है कि हम भारत का शासन कर लेंगे, लेकिन इस युद्ध के बाद जो जड़मेड़ है मुगल सम्राट उसको ही हरा दिया, तो अब तो उन्होंने यकीन कर लिया जी कि नहीं जी, अब तो पक्का ही हमें यहाँ पर अपना शासन चलाना है और इन्हें सबको अपने कब्जे में लेना है। वही बात हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शासन करने की सोच यकीन में बदल गई और इसी वजह से इलाहाबाद की संधि होती है। अब भैया इलाहाबाद की संधि होती है, मैंने कहा था ना अभी कि थोड़ी देर पहले बताया था कि संधि होंगी, समझौते होंगे, फैसले होंगे, तो यहां से शुरू होती है इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद क्या संधि होती है दोस्तों, दो बार संधि होती है इलाहाबाद की, दो बार संधि होती है। पहली बार होती है शाह आलम से ही जो सम्राट था उससे, और दूसरी संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। क्या थी भैया इसके बारे में, कुछ मांगे थी एक दूसरे की, जैसे शाह आलम की थी कि वो अवध से कुछ शासन, कुछ हिस्से लेकर के हमें दे दे, कंपनी से उन्होंने, भारी कौन था इनमें, सबसे भारी थी कंपनी, तो हर कोई अपनी बात कंपनी से कहेगा, हर कोई अपनी बात कंपनी से कहेगा, कंपनी क्या करेगी कि उन पे अपनी बात रखेगी और वहां से प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि होती है पहली बार, किससे होती है, शाह आलम सेकंड से। पहली बार सीधे तौर पर शाह आलम सेकंड से संधि होती है, जिसमें होता क्या है, कंपनी को बंगाल की दीवानी, बंगाल की दीवानी समझिएगा दोस्तों, अभी तक क्या था, फारूक शेर ने कहा था कि टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए आप बंगाल में, वहां से हमें कुछ मत दीजिए, 3,000 रुपए देने हैं आपको और आप पूरा साल व्यापार कीजिए, अभी तक तो ये बात थी। लेकिन इलाहाबाद की संधि होने पर, बक्सर के युद्ध के बाद होता क्या है, शाह आलम सेकंड से कंपनी ने मांग करी कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो हमें बंगाल में दीवानी का अधिकार दे दीजिए। दीवानी होती क्या है, किसी के प्रेम में दीवानी नहीं मेरे दोस्तों, कभी आप ये सोचें, दीवानी का मतलब ये है कि बंगाल में कर लगाना और वसूलना अब केवल और केवल कंपनी के अंतर्गत था, कंपनी जितना चाहे इतना कर लगा सकती थी और वसूलती थी, यह है दीवानी। और बंगाल की दीवानी का मतलब यह है कि भारत का सबसे अमीर जो क्षेत्र था वो बंगाल था, यही था बिहार बंगाल, और सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होता था। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी खासी इनकम अंग्रेजों के हाथ में दे देना, जो अंग्रेज चाहते थे वो हो गया। शाह आलम सेकंड ने बंगाल की दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया, जिसकी वजह से कंपनी जो थी वो कर वसूलती भी थी और लगाती भी थी। और यहीं से, इसी जगह से द्वैध शासन, एक शब्द है ये द्वैध शासन, डबल रूलिंग, द्वैध शासन 1765 ईस्वी से 64 में युद्ध हुआ है बक्सर का, और संधि होती है इलाहाबाद की 65 से द्वैध शासन लागू हो जाता है, 1772 तक चलता है। बताएंगे इसके बारे में भी ये क्या है। अर्थात सम्राट शाह आलम सेकंड ने इस संधि के द्वारा कंपनी को पूर्वी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बादशाह की तरफ से कर एकत्र करने का अधिकार सौंप दिया। उसके बाद कंपनी को अपने साम्राज्यवादी पंख फैलाने में आजादी मिल गई, यह समय नहीं लगा। अब क्या हुआ, बंगाल में ये अंग्रेज कह रहे हैं कि हमें मुगल सम्राट ने कहा है कि इतना कर लगाएंगे, बंगाल की जनता नाराज। क्या हुआ, बदनाम कौन हो रहा है, मुगल सम्राट, अंग्रेज अपना फायदा कर रहे हैं, नाम किसका ले रहे हैं, मुगल सम्राट का। तो इस तरह से ये चालाकी से काम करने लगे। द्वैध शासन पे भी अभी आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है द्वैध शासन, बंगाल में कानूनी अधिकार जो था वो नवाब के पास था, ठीक है, लेकिन
कर वसूलने का जो अधिकार था वो कंपनी के पास था। मतलब कानून बनाना जो वो नवाब करेगा वहां पर, लेकिन पैसा वसूलना, पैसा रखना, पैसा कितना लगाना है टैक्स, ये कंपनी करेगी। तो इस तरह से वहां पर जो था वो डबल रोलिंग हो रही थी। और ये जो समय था डबल रोलिंग वाला द्वैध शासन का, ये बहुत ही लूट खसोट वाला शासन का समय रहा है। कभी कभी इतिहासकारों ने इसको बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती वाला शासन कहा है, लूट खसोट वाला शासन कहा है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। कानूनी अधिकार बंगाल के नवाब के पास और टैक्स वसूलने और लगाने का अधिकार कंपनी के पास होता था। बहुत ज्यादा वसूली हुई। कितनी वसूली हुई? लगभग 25 से 35 लाख पौंड। कितना? लगभग 25 से 35 लाख पौंड का प्रॉफिट कंपनी को हुआ। लेखक पर्सिवल थे कोई। पर्सिवल स्पीयर ने इस समय को क्या कहा है? बेशर्मी का समय कहा है। पर्सिवल स्पीयर कौन थे? एक लेखक थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने लिखा है कि ये समय बेशर्मी और लूट का काल है। साथ ही साथ एक लेखक और थे, के एम पडिक्कर। कौन? के एम पडिक्कर। इन्होंने कहा है कि ये वाला जो समय था ये डाकू राज था। ठीक है, कौन सा? द्वैध शासन वाला समय बंगाल में डाकू राज था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? विस्तृत रूप से ये है कि आप पढ़ लीजिए, समझा मैंने दिया है। आप बार बार पढ़िए, एक बार समझिए, या एक बार समझिए बार बार पढ़िए, आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। होता क्या है अब भैया? इलाहाबाद की संधि के बाद जो द्वैध शासन था उसके परिणाम देख लेते हैं। होता क्या? ये द्वैध शासन जो मैंने डबल रूलिंग बताई है, इसके परिणाम क्या होते हैं? कंपनी ने बंगाल में शासन अपने हाथों में तो ले लिया, ठीक है, ये करवट लगाने का, लेकिन चलाना आता नहीं था। वही बात, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच तो आता नहीं, आंगन टेढ़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या? कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में तो ले लिया, किंतु उसे कानून व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी नजर बंगाल के राजस्व व्यवस्था पर थी। क्या थी? बंगाल से जितना हो सकता है इतना लूटो, हमें कानूनी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। कहीं भी कुछ भी हो, किसी का डांका पड़ जा, किसी को बुखार आ जा, किसी की डेथ हो जा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें तो फिर भी उसकी चमड़ी में से दमड़ी निकालनी है। ये कंपनी चाहती थी, हमेशा उसका यही है। चारों ओर अराजकता, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ठप हो गई इसके बाद। ठीक है, द्वैध शासन के दौर में कंपनी ने दस्तक का खूब दुरुपयोग किया। जो शाही फरमान था शाह आलम द्वारा, या जो मुगल सम्राटों की तरफ से जो शासन के लिए वहां पर फरमान आते थे, शाही फरमान आते थे, तो कंपनी उनका हमेशा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक द्वैध शासन का बहुत बड़ा गलत परिणाम निकला। ठीक है दोस्तों, और जो होता क्या था नेक्स्ट देखिए, इसमें रेशमी वस्त्र जो हमारे बंगाल में या बिहार में थे, कंपनी की तरफ से जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने भारतीयों के मन में अलग विचारधारा पैदा की, जिससे हुआ क्या कि ये यहाँ से कच्चा माल सीधा अपने देश ले गए। जब वहां पर ले गए तो बंगाल के या बिहार के जो सूती वस्त्र उद्योग थे, वहां पर काम ना होने से यहाँ की भारत की हस्तशिल्प में जो कारीगरी थी उसमें कमी आई, और जो सूती वस्त्र उत्पादन था वो धीरे धीरे कम हो गया। यहाँ पर भी इस तरह से बिहार को और बंगाल को नुकसान होता है। ये भी एक द्वैध शासन का बहुत बड़ा गलत कारण था। बंगाल सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। कंपनी के अधिकारियों को भारत में कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करने के लिए, यानी वो चाहते थे भारत में जो कपड़ा उद्योग है ना, इसको बर्बाद कर दिया जाए। जब बर्बाद कर दिया जाए तो भारतीयों को यहाँ का उनके जहन में गलत सोच डाल दी, और हुआ क्या? हतोत्साहित करने और इसके साथ ही भारत से कच्चा रेशम को निर्यात करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के इस तरह से बंगाल का वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। ये भी डबल रोलिंग का ही एक कारण था। सबसे लूट वाला जो शासन था वो डबल रोलिंग था। ठीक है, किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली, किसानों पर भी अत्याचार हुए भैया। जब अंग्रेज आएंगे तो वो तो किसी को ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे अमीर हो, राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो, या किसान हो, या सैनिक हो। विद्रोह 3-4 जगह से हुआ था,
1857 में जो विद्रोह हुए थे वो बहुत सारों का कॉम्बिनेशन होकर के ये एक आग फूटी थी। तो किसानों ने भी उसमें सहयोग दिया था, उसकी वजह ही बता देते हैं। इतनी पैदावार तो हो नहीं रही है, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, कभी बारिश नहीं होती है, कभी ज्यादा बारिश आ गई, कभी ओलावृष्टि हो गई, आंधी तूफान, फसल में इतनी पैदावार तो होती नहीं थी। अंग्रेज किसानों पर कर लगाते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, किसान जो थे वो हिम्मत हार गए, उन्होंने उत्पादन करना कम कर दिया। जब उत्पादन कम कर दिया, उत्पादन करना, वहां पर अनाज का उत्पादन कम होगा, जनता को भूख लगेगी, जनता को तो खाना चाहिए। तो होगा क्या दोस्तों, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा बंगाल में। और बंगाल में अकाल जब पड़ेगा तो बंगाल की लगभग आधी आबादी उस अकाल में मर जाएगी। ये भी डबल रूलिंग का, द्वैध शासन का एक बहुत बड़ा गलत कारण था, जिससे बंगाल की बहुत बड़ी क्षति होती है। और शायद वो आज भी अगर आप देखोगे तो बिहार का जो एरिया है ना, वो पिछड़ा में ही आता है। और उस समय की जो राजस्व वसूली थी, उस समय बिहार बंगाल बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से लूटा। तो किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती करना बंद कर दिया। कंपनी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से भू राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वाले महाजनों को दे दिया। इसमें महाजनों का भैया बहुत बड़ा रोल है। होता क्या था कि अंग्रेज डायरेक्ट किसान के पास तो आएंगे नहीं, बीच में महाजन को पकड़ेगी वो। महाजन जो होंगे वो किसानों को जमीनें देंगे या उनसे टैक्स वसूलेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बीच में भैया कोई तो ऐसा होगा जो दोनों की कम्युनिकेशन कराएगा, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों की भाषा नहीं समझते थे और भारत वाले अंग्रेजों की भाषा नहीं समझते थे। इसलिए थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, महाजन होते थे या थोड़े से और बड़े जमींदार होते थे, तो अंग्रेज उनसे संपर्क रखते थे और वो भारतीय किसानों पर अपनी तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से जो बातें होती थी वो उनको बताते थे। तो दोस्तों, इसमें महाजनों द्वारा किसानों का भू राजस्व वसूली के लिए अधिक से अधिक शोषण होने लगा। इस शोषण से तंग आकर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। होगा क्या दोस्तों, किसानों के द्वारा खेती ना किए जाने के कारण बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में अचानक गिरावट आ गई। अचानक से गिरावट आ गई, अनाज पैदा करेंगे नहीं, गिरावट आ गई। वही बात जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर भी वही लिखी हुई है। और 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल में बंगाल में लगभग 1 करोड़ आबादी भूखमरी का शिकार होगी और वो मर जाती है। इतनी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास। आइए नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों होता क्या है। अभी इलाहाबाद की संधि चल रही है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि की कुछ शर्तें थी। क्या क्या शर्तें थी वो आइए देखते हैं। द्वैध शासन थोड़ा सा बीच में टॉपिक आ गया था, इसलिए बताना पड़ गया, लेकिन आप द्वैध शासन को एक तरफ रखिए, अब इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़िए, ठीक है, जो सम्राट शाह आलम से चल रही थी। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से, सबसे पहली बात, शाह आलम जो था, उस शाह आलम द्वितीय, वो कंपनी को अधिकार दे देता है कि आप बंगाल की दीवानी अपने अंडर में ले लो, ठीक है। दूसरा जो था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी से मांग की। क्या मांग की? देखो भाई, जब समझौता होता है ना, जो दोनों तरफ का पक्ष और विपक्ष का जो बात रखी जाती है, तो उसमें दोनों तरफ की बातें माननी पड़ती हैं। कंपनी ने तो ये कह दिया कि हमें तो बंगाल की दीवानी दे दो, हम यहाँ पर कर लगाएंगे, वसूलेंगे अपनी मर्जी से। तो शाह आलम ने कह दिया ठीक है, तुम्हें दे दिया। और होता क्या है, अब इसके बदले में शाह आलम को क्या चाहिए? जो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम, ये तीन ही तो थे। तो शाह आलम को शुजाउद्दौला की तरफ से कंपनी से बात कर रहा है वो कौन? शाह आलम। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे, किसे? मुगल सम्राट शाह आलम को कंपनी डिमांड करता है वो कंपनी से कि मुझे अवध के नवाब से कड़ा, एक जगह का नाम है भैया कड़ा, और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए जाएं। पहली मांग इलाहाबाद की संधि में किसने की है? कंपनी ने, कि हमें बंगाल की दीवानी दे दो,
ये बात कंपनी मांगती है शाह आलम से। शाह आलम कह दिया कि ठीक है ले लो, हमने तुम्हें दीवानी दे दी। ठीक, अब शाह आलम कहते हैं कि मुझे अवध से कड़ा और इलाहाबाद वापस ला करके मुझे दे दो। ये वाला टॉपिक, ये वाला ध्यान से दोस्तों, ये वाला इतना इतना जो टॉपिक है ये दूसरा, ये क्या कह रहा है? मुगल सम्राट शाह आलम कहता है कि कंपनी मुझे नवाब से, किससे? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद वापस ला करके दे दो, मुगल सम्राट में मिला दो। तो ये टॉपिक इलाहाबाद की दूसरी संधि कराएगा। पहली संधि सम्राट शाह आलम से होती है, दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक दूसरी संधि कराएगा, क्योंकि कंपनी ये बात मानेगी तो वो जाहिर सी बात है शुजाउद्दौला से जाकर के बात करेगी। जब बात करेगी तो दूसरी संधि होगी। ठीक है, इतना समझे दोस्तों? आइए नेक्स्ट। मुगल सम्राट शाह आलम ने कंपनी से 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी मांगी। कितनी? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने कंपनी से 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने की मांग की। कंपनी ने मुगल सम्राट की यह बात स्वीकार कर ली। मान लिया कंपनी ने कि ठीक है हम 26 लाख रुपए आपको देंगे। तो भैया देखो, जाहिर सी बात है, जब अपना वर्चस्व तुमने किसी को दे दिया, सम्राट हो करके तुमने खुद को उसके हाथ में सौंप दिया, 26 लाख रुपए ले रहे हो, तुमने सोचा कि हम तो अपना ऐसे बैठकर खाते पीते रहेंगे, काम करेगी कंपनी। भैया जो काम करता है नाम भी उसी का ही होता है। कंपनी काम करेगी, तुम्हारे नाम पे गलत काम करेगी तब भी तुम्हारा नाम बदनाम होगा, अच्छा काम करेगी तो कंपनी की वाह वाह होगी। तो यही चाहते थे ब्रिटिश वाले। ठीक है दोस्तों, इस संधि का परिणाम, इलाहाबाद की संधि का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी पूरी तरह से समझ गई कि अब जब सम्राट शाह आलम हमारे अंडर में है, हमारी बातें मानी है, तो अब हमें देर नहीं लगानी चाहिए, हमें भारत में अपने पंजे पूरी तरह से अब गाड़ देने चाहिए। और यहीं से भैया शुरुआत हो जाती है पूरी तरीके से। अब तक मैं बार बार कहता हूं कि शुरुआत यहां से होती है, यहां से होती है, यहां से, लेकिन भारत में जो साम्राज्य था वो मुगलों का था, और मुगलों को अंग्रेजों ने अब अपने कब्जे में कर लिया एक तरह से। तो जब कब्जे में हो गया तो भारत उनके कब्जे में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में क्या होता है, इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। ये संधि भी उसी तरह से 4-5 दिन बाद ही होती है। ठीक है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव, दोनों तरफ रॉबर्ट क्लाइव ने की है संधि, सम्राट शाह आलम से भी रॉबर्ट क्लाइव ने की है, और नवाब शुजाउद्दौला से भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही की है। शाह आलम के मांग के बाद 4-5 दिन बाद लगभग इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, किससे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। तो जिसकी शर्तें जो थी वो ये थी, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर कंपनी क्या कहती है, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं जाकर के शुजाउद्दौला से कि भैया अब तुम इलाहाबाद को छोड़ दो और कड़े को छोड़ दो, ये दो जगह छोड़ करके करना क्या है तुम्हें, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके अवध का जो शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। ये वाले दो क्षेत्र छोड़ करके, एक तो ये इलाहाबाद छोड़ दिया भैया, और ये कड़ा छोड़ दो, बाकी के जो क्षेत्र थे वो शुजाउद्दौला को वापस कर दिए। और कंपनी ने ये भी कहा कि अवध की सुरक्षा नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने का भी सुविधा प्राप्त होगी। देखिए, मैं फिर से बताता हूं आपको, बक्सर का युद्ध 4 पार्टियों में होता है। 3 एक तरफ होती है, चौथी अकेली होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौथी पार्टी है, ये चौथा आदमी है। 3 है, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, अब शुजाउद्दौला को भी मार भगा देते हैं, मीर कासिम को भी और सम्राट शाह आलम को भी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज हुए। अंग्रेजों की ही बात मानी जाएगी। तो ये कह रहे हैं अब यहाँ पर इलाहाबाद की एक बार संधि उससे हो गई है सम्राट शाह आलम से, दूसरी संधि में ये कह रहे हैं कि तुम इलाहाबाद छोड़ दो और कड़ा छोड़ दो, और तुम्हारी जो सुरक्षा होगी यानी इसकी अवध की, इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कौन कहते हैं ये? अंग्रेज कहते हैं। किससे? शुजाउद्दौला से कह रहे हैं कि तुम सम्राट शाह आलम से मत डरियो, अब तुम ना मीर कासिम से डरियो, और किसी से आसपास के जो भी तुम्हारे सम्राट हैं या राजा महाराजा हैं, किसी से मत डरना, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन करोगे क्या? हमारी बात मानोगे? मानेंगे तो जरूर भैया, क्योंकि तुम युद्ध में हरा दिए हो हमें। भैया
अवध के नवाब को शुजाउद्दौला को जब कंपनी ने हरा दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, तो अपनी जान बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा तो उसकी बात मानेगा। बात मानने में क्या है, इलाहाबाद को छोड़ दिया, कड़े को छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया। अब कंपनी कह रही है कि हमें अवध में कोई भी कर नहीं देंगे लेकिन व्यापार बराबर करेंगे। ठीक है करोगे, मान लिया ये भी नवाब शुजाउद्दौला ने। दूसरी बात क्या है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, तुम्हें खतरों से बचाने, दूसरे राजाओं के हमले से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और इसके लिए हम एक अपनी अंग्रेजी सेना तुम्हारे अवध में छोड़ेंगे जिसका खर्चा तुम खुद उठाओगे। कौन उठाएंगे? कंपनी तो नहीं उठाएगी ना। कंपनी ने एक अंग्रेजी सेना अवध में छोड़ दी, किसके पास? शुजाउद्दौला की सुरक्षा के लिए। मान लो 2500 सैनिक छोड़े या 3000 सैनिक छोड़े या 1500 छोड़े, तो वो जो सैनिक छोड़ेगी उसका खर्चा खाने पीने का, रहने का, उसकी सैलरी का, जो सैलरी देगी वो कौन देगी? अवध की जो सरकार है, या ऐसा मान लो अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला वो देगा। तो कंपनी एक मोटिव समझिए, वो थोड़ा सा छुपा हुआ पॉइंट समझिए कंपनी का, वो क्या कर रही है? अवध के अंदर शुल्क मुक्त व्यापार कर रही है। ठीक, सबसे बड़ा फायदा कंपनी का यह है कि कोई उसे टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन फिर भी अवध में व्यापार कर रही है। ठीक है, एक फायदा यहां से कमाया कंपनी ने। दूसरा फायदा क्या कि भैया यहां पर एक इसकी सुरक्षा के लिए, अवध की सुरक्षा के लिए इसने 1500 सैनिक भेजे। 1500 सैनिक अपने पास से भेज दिए, तो उसकी जो सैलरी होगी वो अवध का नवाब देगा, कंपनी नहीं देगी। लेकिन सेना किसकी है? फिर भी वो सेना है कंपनी की। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही वो सेना है। सैलरी कौन देगा? अवध का नवाब। तो अच्छी खासी सैलरी जा रही है भैया यहां से। दूसरा फायदा ये कमा रही है कंपनी। ठीक है दोस्तों, फिर वही लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहिएगा, यही आपसे स्लाइड कहती है। आइए नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से पिक्चर दिखाता हूं अपने इंडिया की, प्यारे प्यारे से भारत की। देखो ये है, समझिए दोस्तों, ये क्या है? ये हिस्सा है बंगाल का। ठीक, अब कंपनी यहां तक तो अपने पैर जमा बैठी है, अब ये करेगी क्या? अब ये इधर आएगी मैसूर की तरफ। भाई कोई भी, मैंने कहा था पहले भी समझाया था, मैंने बताया था आपको कि कोई भी चाहेगा कि यदि उसके पास एक कंपनी है तो वो कल को 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, इस तरह से व्यापार या अपना साम्राज्य विस्तृत करेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कंपनी का साम्राज्य विस्तार या स्थापना, कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं उसका साम्राज्य विस्तार। तो एक जगह पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया यहाँ पर बंगाल में, अब वो इधर की तरफ आएगी मैसूर की तरफ। ठीक है, जब मैसूर की तरफ आएगी तो क्या होगा, आइए दोस्तों समझते हैं इसको भी। देखिए मैसूर की तरफ रुख हो गया कंपनी का। तो मैसूर में कौन थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, उसके पिता, उनसे युद्ध होता है। अब युद्ध होता है तो यहाँ पर भी अंग्रेज जीत जाते हैं, इस तरह से वो भी मैसूर को कब्जे में ले लेते हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। 4 बार युद्ध होता है मैसूर की तरफ। ठीक है, हैदर अली थे, कौन थे भैया? ये हैदर अली थे, इधर के मैसूर के जो नवाब थे वो हैदर अली थे। ये भी हैदर अली और उनके उत्तराधिकारी बेटे टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से युद्ध लड़े। पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में, चारों तरफ से इन पर हमला होता था, लेकिन ये फिर भी अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। पहला अंग्रेजों का और मैसूर का यानी हैदर अली के जो बीच युद्ध होता है वो होता है 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक, सॉरी 69 तक 2 साल ये युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। कुछ हद तक इसमें हैदर अली अपनी सफलता पा लेते हैं, मतलब अंग्रेजों पर भारी तो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक संधि होती है जिसमें मद्रास की संधि कहते हैं। ठीक है, हालांकि हैदर अली की जीत होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेज मद्रास की संधि कर लेते हैं इस वाले युद्ध में। ठीक है दोस्तों, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 1780 से लेकर 1784 यानी 4 साल तक युद्ध होता है, जिसमें जिन शर्तों पर मद्रास की संधि हुई थी, पहले वाले युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, उसको अंग्रेज फॉलो नहीं करते हैं। इस बात से हैदर अली नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद दूसरा युद्ध का शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है।
ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों का यार वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यार, तो फिर क्यों ना यहाँ पर मरेंगे। जब हैदर अली मर जाता है तो उसका बेटा टीपू, उसको टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, अपने पिता की जगह वो लेता है और युद्ध करता है, अंग्रेजों से मोर्चा संभालता है। ठीक है दोस्तों, और होता क्या है, 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर होता है और ये दूसरा वाला युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच ये युद्ध होता है। अब तीसरा भी युद्ध होता है। तीसरा युद्ध जो होता है वो 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक, यानी 2 साल। यार पहले कितने कितने लंबे युद्ध होते थे, देखो 1790 से लेकर के 92, 2 साल ये, 1780 से लेकर 1784 तक 4 साल वो, और 1767 से 1769 तक 2 साल पहला वाला युद्ध। तो तीसरे युद्ध में होता क्या दोस्तों, टीपू मिल जाता है फ्रांसिस से। फ्रांसिस भी अभी हैं, ठीक है, कहीं पर हैं, फ्रांसिस भी गए नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं होंगे, एकदम से तो कोई नहीं जाता। तो यहाँ पर वो मिल जाता है फ्रांसिस से, और फ्रांसिस जो होते हैं वो दोनों मिलकर के 1779 में ब्रिटिश सहयोगी पास के त्रावणकोर नाम का एक साम्राज्य था। किसके पास, मैसूर के पास एक त्रावणकोर नाम का एक साम्राज्य और था, जो अंग्रेजों का साथी था, अंग्रेजों का दोस्त था। तो टीपू सुल्तान उस साम्राज्य पे फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के युद्ध कर देता है। ठीक है, ब्रिटिश सेना की जो कमान थी वो चार्ल्स कार्निवाल्स ने संभाली हुई थी। इस युद्ध में परिणामी युद्ध 3 साल तक चला और मैसूर की करारी हार होती है, मतलब टीपू सुल्तान की हार और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है इसमें तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों को सौंपना पड़ जाता है। कौन, श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान सौंप देता है उनको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब चौथा होता है दोस्तों, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान के बीच ये चौथा युद्ध होता है। इस युद्ध में हुआ क्या प्यारे प्यारे साथियों, अब के इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाएगा, और उसके जैसे ही मरेगा वो, तो चारों तरफ से फिर तो मैसूर को मराठी भी, नवाब भी और अंग्रेज भी चारों तरफ से इस पर हमले करेंगे, और इस तरह से मैसूर का जो शासन था वो खत्म हो जाता है। हुआ क्या देखो, 1798 से लेकर के 99 एक साल युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर क्षेत्र में कमी आ जाती है। फ्रांसीसियों के साथ मैसूर के गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया और मैसूर पर चारों ओर से हमला किया गया। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर ली और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी की। अपने शहर की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है बेचारा, और मारा शेष मैसूर क्षेत्र का अधिकांश भाग ब्रिटिश निजामों के पास, ब्रिटिशों के पास और मराठों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर मैसूर का पतन होता है। प्यारे प्यारे साथियों, आज हमने जो पढ़ा है वो अभी मैसूर के युद्ध तक पढ़ा है। कल या नेक्स्ट क्लास में हम मराठों से अंग्रेजों का युद्ध किस प्रकार से होता है उसका डिस्कस करेंगे, फिर और 1-2 क्लास करेंगे और उसके बाद इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत। दोस्तों आप यहाँ तक जब आए गए हैं तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।